ये कहानी है एक ऐसे राजकुमारी की जिसके जन्म लेते ही उसकी माँ चल बसी। उसे एक मैजिकल बुक थमा के जिसमें वो पढ़ती है कि 14 साल के उम्र में उसे महाराज यानी खुद के फादर को मारने के आरोप में आजीवन कारावास दे दिया जाता है। इसीलिए अब वो अपनी इस नियति को बदलने की हर संभव कोशिश करने वाली है। कहानी की शुरुआत एनेस्थेसिया से होती है, जिसका मतलब होता है इटर्निटी। ये नाम रखते हुए उसे चूम उसकी माँ कहती है, तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ मिले, मेरी तरफ से उनका साथ देना मेरी प्यारी बच्ची। ये रानी के आखिरी शब्द थे। एथी के डैड यानी किंग जन्म लिए उस बच्ची को मनहूस बता के क्वीन का सारा सामान जला देने बोल महल छोड़ के चले जाते हैं। मेड्स में बातें होती हैं कि शायद महाराज रानी को प्यार नहीं करते थे, इसलिए उन्हें बच्ची से भी कोई लगाव नहीं है। बस ये लोग इसी बदगुजन में लगी रहती हैं। इधर भूखी लेटी एथी को एक सपना आता है उसकी मॉम का। वो किस जादुई था जो उसे क्रिस्टल में कैद एक बुक को दिखाता है। भूख से वो उस पे दांत मारती है, जिससे वो टूट जाता है और बुक में उसे अपना फ्यूचर लिखा दिखता है कि उसने नियम के खिलाफ जाके डार्क मैजिक सीखा और तो और उसका इस्तेमाल करके महाराज को मारने का षड्यंत्र भी रचा। वो गिड़गिड़ाती है कि पापा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, विश्वास कीजिए। पर उसके डैड कहते हैं इसे आजीवन कारावास में डाल दो। एथी इसी सपने से फिर आज उठती है। उसे गोद में लेते हुए लिली कहती है, क्या हुआ बच्ची, तुम ठीक तो हो ना? एथी हमसे कहती है, लिली ये कोई मेड नहीं, एक नोवेल है जो मेरी मॉम की दोस्त थी और अपना सारा सुख सुविधा छोड़कर मेरे लिए आ गई। यहाँ सिर्फ यही मेरा अच्छे से ध्यान रखती हैं। अगर ये नहीं होती तो कारावास से पहले तो मैं भूख से ही मर जाती। एथी सोचती है, मैं बड़ी होकर इनसे बताऊंगी कि मैं अपनी फ्यूचर जानती हूँ, पर क्या ये मेरा विश्वास करेंगी? यही सोच के वो रोने लगती है। ओए तुमने फिर से पैंट गीला कर लिया, बैड मैनर्स। लिली उसे बैठा के इस दुनिया के बारे में बता रही थी। मैजिक से भरे इस दुनिया में सारे पावरफुल मैजिशियंस एक टावर में रहते हैं। यहाँ तक कि तुम्हारे डैड भी एक पावरफुल मैजिशियन है जो पूरे एम्पायर तक को खत्म करने की ताकत रखते हैं। वो उनकी फोटो पे पॉइंट करती है तो लिली कहती है, ओ तुमने तो पहचान लिया, यही तुम्हारे पापा हैं। एथी सोचती है, काहे के पापा, आगे चल के तो यही मुझे बिना बात के कैद करने वाले हैं। सीन शिफ्ट होता है 3 साल बाद। एथी काफी एनर्जेटिक लड़की है जो अपने सर्वेंट्स के साथ भी लग जाती है, डेकोरेशन या किसी भी काम में। ऐसे ही एक दिन वो झूमर में फ्लावर लगाने का काम खत्म करके निकलती है तो एक मेड को देखती है जो महल के एक कमरे से झांक रही थी। मुझे तो यहाँ कोई कीमती चीज नहीं दिख रही। तभी उसे एथी नजर आती है जो गंदे कपड़ों में उसे माली की बेटी लगती है। बेटी मुझे आप बता सकते हो चमकीली चीजें कहाँ रखी हुई हैं? एथी उसे अपने पीछे आने को कहती है। एक झाड़ियों से वो किचन पे नजर रखे हुए इशारा कर रही थी। यहाँ क्या मिलेगा? एथी उन प्लेट्स के बारे में बताती है जिसमें मोती जड़े हुए हैं और किचन में सारे डिशेस भी सोने के हैं। वो तुरंत से जाके उस मेड से कहती है, एथी को चॉकलेट खाना है। जैसे ही वो मेड उसे देने बढ़ती है, दूसरी मेड आके कहती है, राजकुमारी आपको चॉकलेट्स डिनर के बाद मिलेंगी। पर एथी क्यूट क्यूट हरकतें करके उन्हें कन्विंस कर लेती है। फिर वो आंख मार कहती है, रास्ता क्लियर है। वो मेड ढेर सारा सोने का बर्तन देखती है और जल्दी जल्दी सभी चीजें बटोरने लगती है। तभी उसका ध्यान जाता है इस माली की लड़की पे जो उस प्लेट का मोती निकाल खुद रख रही थी। वो कहती है, ओए बच्ची वो भी मुझे दो, नहीं तो। वो उस पे चाकू फेंकती है पर एथी उसे डॉज करके वो झूमर खोल देती है जो उसने सुबह ही बांधा था और वो मेड उसमें फंस गई थी। गार्ड्स उसे ले जाते हुए कहते हैं, तूने जब अपना नाम शीला बताया था मुझे उसी समय तेरी जवानी पे डाउट करना चाहिए था। इधर एथी खुश थी क्योंकि उसने अपने सपने में उस बुक में देखा था कि इस चोर मेड को रोकते हुए लिली की जान चली जाती है। अब वो जान गई थी कि नियति को वो समय रहते बदल सकती है। कुछ चीजें तो एथी भी चुरा के रख रही थी, पर क्यों आगे पता चलेगा। इधर क्लॉड को फेलिक्स आगे बताता है, महाराज पता है पुराने महल में एक मेड अपनी पहचान बदल के चोरी के मकसद से आई थी, जिसे राजकुमारी ने बड़ी ही बहादुरी से पकड़ा। फालतू की खबर से मेरा टाइम वेस्ट नहीं करो फेलिक्स। वहीं हम विजार्ड टावर में लूकस को देखते हैं जिसे एहसास हो गया था कि कोई तो ओबेलियन एम्पायर की नियति को बदलने की कोशिश कर रहा है, जो ये है कि एक बदनसीब राजकुमारी को जन्म देते ही उसकी मां मर जाती है। बाप सभी चीजों में आग लगवा बेटी को त्याग देता है, जिससे वो अपने फादर के प्यार के लिए तरसते हुए 9 साल की होती है, जहां पहली बार उसकी मुलाकात अपने फादर से हुई थी। वो सोचती है सिर्फ यही एक इंसान मेरा ब्लड रिलेटिव है। वो हर कोशिश करती है ताकि उसके फादर उसे प्यार करें, पर ऐसा होता नहीं है। उसका थोड़ा बहुत होप भी 14 साल की उम्र में टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि जेनेट नाम की उनकी एक दूसरी बेटी भी है जो सभा में आते ही अपनी खूबसूरती और एनर्जी से सबका ध्यान खींच लेती है। सभी उससे प्यार करते हैं, यहाँ तक कि महाराज भी।
अब इतनी दुख से पीड़ित राजकुमारी अपने हाथ डार्क मैजिक से भर लेती है और उसे अपने फादर को मारने के आरोप में जेल में डाल दिया जाता है, जहां वो खुद की ही जान ले ली थी। ये कहानी उस बेचारी राजकुमारी की है जो गलत रास्ता चुन लेती है। हाँ, क्या बक रहे हो बे एनिमे टेलर? वो राजकुमारी मैं ही हूँ और मैं कोई बेचारी नहीं हूँ। बेचाऊंगी तुमको ज्यादा बोले तो। मैं अपनी ये नियति बदल के रहूंगी। अगले दिन वो देखती है मेड वाले इंसिडेंट की वजह से किचन की पहरेदारी तगड़ी कर दी गई है, जिससे उसे आज ज्वेलरी चुराने में दिक्कत आने वाली है। वो सोचती है कोई बात नहीं, एक दिन की वजह से मैं खुद का भांडाफोड़ नहीं करना चाहती हूँ। लिली को बचपन से लगता था कि मुझे चमकीली चीजें पसंद है, इसलिए वो मुझे उनसे खेलने के लिए देती थी। पर उसे नहीं पता कि मुझे ये पता है कि गोल्ड आने वाले 5 साल में 2 लाख से भी ज्यादा महंगा बिकेगा। मेरी पापा से मुलाकात 9 साल की उम्र में होगी ना, उससे पहले मैं लिली को लेके ये महल छोड़ के ये देश छोड़ के चली जाऊंगी और मस्ती में ऐश करूंगी। पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। अभी के लिए वो चॉकलेट्स वाली पिन को ही आज का सेविंग समझ के रख रही होती है। फिर जब वो फाउंटेन में हाथ धोने बढ़ती है, खुद का रिफ्लेक्शन देख सोचती है, सभी कहते हैं मैं अपनी मॉम जैसी दिखती हूँ, सिर्फ इन आंखों को छोड़कर जो मैंने डैड से लिए हैं। पर मैं उनसे मैजिकल पावर्स क्यों नहीं ले पाई? शायद इसीलिए मेरे पापा मुझसे नफरत करते हैं। सही तो है, इन आंखों का क्या लेके मैं अचार डालूंगी? ऐसी आंखें तो उस जेनेट के पास भी होंगे। हाँ, अभी वो सब सोचना बेकार है। फिलहाल तो अपना आज का सेविंग जमा कर देती हूँ। जब वो महल लौटती है, देखती है अरे सारे गार्ड्स कहाँ गए और डेकोरेशन भी हटा हुआ है। उसे सुनने को मिलता है कि महाराज के कहने पे पूरे महल का इंस्पेक्शन चल रहा है, क्योंकि उस मेड के पास से चोरी का सारा सामान नहीं मिला था। ये सुन एथी तुरंत से भागती है अपने कमरे में कि इस चक्कर में कहीं उसका सालों से जमा किया जा रहा खजाना भी उनके हाथ न लग जाए। वो अपने बेड के नीचे सभी पोटली सही सलामत देख कहती है, हस यही है, तुम लोगों पे तो मेरा पूरा फ्यूचर डिपेंडेंट है रे। सोने का नाटक कर जब लिली चली जाती है तो वो चालाकी से कुछ पोटलियां लेके भागती है ताकि उन्हें भी गार्डन के दूसरी ओर छुपा सके। पर वहां एक गिलहरी उसकी पोटली लेके निकल रही थी। ओए, वो वाला मेरे शादी के लिए है। वो गिलहरी को एक मूंगफली से फांस लेती है और अब उसे सेविंग करने का नया ठिकाना मिल गया था इस सुनसान महल के सामने जमीन के नीचे। उसके उठते ही कोई उसे टकरा जाता है और ये कोई और नहीं क्लॉड होता है। वो हैरान होती है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसके सपने के मुताबिक वो तो अपने फादर से 4 साल बाद मिलने वाली थी। क्लॉड उसे देख पहचान लेता है कि वो बिल्कुल अपने माँ जैसी दिखती है। एनेस्थेसिया यानी इटर्निटी। तो इसका मतलब ये था। वो उसकी गालों को पकड़ कहता है, तुम कितनी गोल मटोल हो। हाँ, एथी शॉक्ड कि क्या ये इंसान जो मुझसे नफरत करता है वो मेरी गालों से खेल रहा है। वो भागने की कोशिश करती है तो क्लॉड उसे उठाकर कहता है, आओ साथ में चाय पीते हैं। और यही बेचारी की सारी सेविंग्स छूट के बिखर जाती है। मामला एकदम गंभीर। क्या ये चाहते हैं मैं अपनी चोरी कबूल करूं? वो शांत बैठी रहती है तो क्लॉड उसे केक ट्राई करने बोलता है। जब वो फेलिक्स को बाहर भेजता है, एथी पैनिक कर सोचती है कहीं ये मुझे टपकाने तो नहीं वाले। वो पूछते हैं, तुम्हें पता है अपने नाम के बारे में? उसका मतलब होता है इमोर्टेलिटी और इटर्निटी। इतना पावरफुल नेम मेरे पेरेंट्स ने मेरा नहीं रखा। एथी याद करती है कि कैसे उसके डैड अपने क्रूअल भाई को मार के गद्दी हासिल किए थे। वैसे तुम खा क्यों नहीं रही? एथी कहती है, हाँ ये काफी टेस्टी है। क्लॉड पूछता है, तुम्हें ये मैनर्स क्या लिली ने सिखाए? वो याद करता है कैसे 5 साल पहले लिली उसके रास्ते में आ एनेस्थेसिया की परवरिश की परमिशन मांग रही थी। फिर वो पूछता है, तुम्हें अब तक क्या लग रहा है मैं कौन हूँ? यहाँ एथी को कहना चाहिए महाराज या कुछ और, पर वो कहती है, आप मेरे पापा हैं। उसके बाद वो घबराती है कि कहीं ये नाराज ना हो, पर क्लॉड ये सुन खुश होता है। अब उसे छोड़ते ही वो रोते हुए भागते आती है। लिली उसे गोद में ले पूछती है, इसे कुछ हुआ है क्या? फेलिक्स कहता है, नहीं, ये बस महाराज से मिल के आ रही हैं। उन्होंने एथी को रोज मिलने बुलाया है। एथी इधर सोच रही थी, पर क्यों मुझे नहीं मिलना? अगले दिन लिली उसे लेके महाराज के पास आती है। क्लॉड कहता है, 5 साल हो गए तुम्हें देखे लिली। वो अदब से ग्रीट करती है और एथी सोच रही थी, सभी इनका कितना रिस्पेक्ट करते हैं, पर सिर्फ मुझे ही पता है कि ये आगे क्या करने वाले हैं। क्लॉड उठ कहता है, तुमने अच्छी परवरिश की है, पर हम इसे अब प्रिंसेस ट्रीटमेंट और एटिकेट्स देना चाहते हैं। अगले दिन से क्लॉड को अपने महल में देख एथी सोचती है, क्यों मैं कितनी अच्छी खासी इनकी नजरों से दूर बड़ी हो रही थी। तभी टेबल पे उसके लिए बहुत सारे स्वीट्स लाए जाते हैं। उसे लालच तो आता है पर वो नहीं खा रही थी। क्लॉड कहता है, चिंता मत करो, इनमें जहर नहीं है।
एथी तुरंत से पैनिक करती है और लेके टेस्ट करती है। फिर वो जल्दी जल्दी सभी फिनिश करने लगती है, ये कहते हुए कि फूड वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है ना पापा। अब क्लॉड से उसके मिलने का ये डेली रूटीन बन जाता है, पर बेचारी अपनी चमकीली आदतों से मजबूर असली है कि नहीं चेक करने लगती है, तो कभी खाने समय चम्मच ही फेंक देती है। हर बार वो सोचती है कि शायद अब महाराज उसे डांटेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। घर आके वो सोच रही थी, लगता है वो अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहते हैं, इसलिए मुझे अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। अगले दिन लिली उसे बताती है कि वो आज महाराज के साथ झील घूमने जाएगी। उसके आने पे क्लॉड कहता है, तुम दिन पर दिन और चबी होते जा रही हो। एथी कहती है, आप भी अच्छे लग रहे हैं पापा। जब वो उसे बोट में चढ़ने बोलता है, एथी की हालत खराब, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। वो बहाना बनाती है, पर क्लॉड उसे टांग के बैठा लेता है। एकदम ऑकवर्ड साइलेंस। तुम क्या सोच रही हो? वो, पापा आपके बाल कितने चमकीले हैं। एथी को पसंद आया? क्लॉड कहता है, ओ हाँ, तुम्हारी वो सारी चमकीली चीजें मेरे पास ही पड़ी हुई हैं, आके कभी ले जाना। एथी शर्म से टूट जाती है कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। थोड़ी देर में वो रियलाइज करती है कि ये बोट जरूर इनके मैजिक से ही चल रही है। क्या मैं भी अगर मैजिक सीख जाऊं तो ये मुझे पसंद करने लगेंगे। उसे साइड में एक फ्लावर बहुत अच्छा लगता है, तो वो उसे तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन वो फ्लावर तो उसे नीचे पानी में खींच लेता है। वो चाहती थी कि पापा उसे आकर के बचाएं, पर वो फिर अपना फ्यूचर याद करके एक्सेप्ट कर लेती है कि वो नहीं आएंगे। थोड़ी देर में वो खुद को पानी के बाहर पाती है, जिसे उसके फादर नहीं बचाया था। फिर वो एक विंड मैजिक से एथी को सुखा के फेलिक्स से कहते हैं, इसे कल से तैरना सिखाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के डूब के मरने की कोई कहानी बने। यहाँ तभी उसे खुद में एक डार्क एनर्जी का शौक महसूस होता है। इधर महल में लिली से उसे पता चलता है कि वो एक ड्रीम लोटस था जो इल्यूजन क्रिएट करता है। उस रात क्लॉड उस झील के पास आता है जहाँ उसे रानी का इल्यूजन आता है। वो कहता है, लंबे समय तक मैं इन सभी इमोशन से दूर रहा हूँ, पर फिर से मुझे उसका लगाव खींच ला रहा है। उसके आसपास डार्क एनर्जी घूमता देख फेलिक्स अपने महाराज के लिए चिंता करता है। क्लॉड उसे देख कहता है, तुम्हें कितनी बार कहा है मैं ठीक हूँ, मेरा पीछा मत किया करो। अगले दिन सुबह सुबह सभी मेट्स एथी को उठाती हैं, क्योंकि फेलिक्स आया था। महाराज ने कहा, आज से मैं आपकी देख रेख में रहूं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ एथी सपने में अपनी माँ की सुरीली आवाज सुनती है। वो उनका चेहरा देखने बढ़ती है, पर उससे पहले उसकी नींद खुल गई थी। फेलिक्स उसे उठा के ले जा रहा होता है। चलिए, महाराज के साथ आपका ब्रेकफास्ट प्लान हुआ है, लेकिन वो अभी तक सो ही रहे हैं, तो उन्हें जाके आप ही उठाइए। वो कहते हुए आती है, पापा मैं आ रही हूँ। वो देखती है ये तो बेड की जगह सोफा पे सोए हुए हैं। ये मेरे सपने वाले पापा जैसे तो बिल्कुल नहीं है। देखो तो कितने लापरवाह तरीके से सोए हैं। मेरा गाल खींच रहे थे ना। चीन टपाक डमडम। वो लगती है क्लॉड को छेड़ने, जिससे वो उठने वाला होता है, तो पैनिक होके वो लोरी गाना शुरू कर देती है। ला 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 लोरी, दूध की कटोरी। नाश्ता करते हुए वो क्लॉड के लाल गाल को देख सोचती है, अगर इन्हें पता चल गया तो मेरी पिटाई हो जाएगी। तभी फेलिक्स कहता है, ड्यूक आपसे मिलने आए हैं। वो एथी को इधर ही रखने बोल निकल लेता है। एथी फिर महल में घूमने लगती है कि शायद कहीं उसे अपनी मॉम की तस्वीर देखने को मिल जाए। उसे क्लॉड के कमरे में एक ढकी हुई तस्वीर दिखती है। वो उसकी मॉम की ही होती है, पर आधी जली हुई। घर जाते हुए वो सोचती है कि क्या पापा मम्मा से इतना ज्यादा नफरत करते हैं। वो बेड पे लौटते हुए कहती है, प्लीज आज कोई माँ का सपना ना आना। अगले दिन वो ब्रेकफास्ट के लिए रेडी होके आती है और सभी मेट्स उसकी तारीफ करती हैं। वहीं एथी चाह रही थी कि उसके पापा भी उसके लिए 2 शब्द कहें, पर फिर वो सोचती है, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन रख रही हूँ। कोई बात नहीं, जब तक मैं अपनी माँ के बारे में बात नहीं छेड़ती ये मेरे पे गुस्सा नहीं होंगे। वो पूछती है, आप कोई स्पेशल चाय पी रहे हैं क्या पापा? मुझे भी दीजिए। पहले तो क्लॉड मना करता है, पर उसके इंसिस्ट करने पे ऑफर करता है। एथी उसे टेस्ट कर कहती है, वाह, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे मुंह में फूल खिल गए हों। ये सुन मेट्स, फेलिक्स और क्लॉड सभी शॉक्ड होते हैं। एथी कहती है, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? फेलिक्स बताता है कि एग्जैक्ट सेम चीज आपकी मॉम क्वीन डियाना ने भी इसे टेस्ट करते वक्त कहा था। क्लॉड कहता है, फेलिक्स तुम यहाँ से अब जा सकते हो। एथी सोचती है, जरूर अब इसके बाद से ये मुझसे भी नफरत करने लगेंगे। अगले दिन वो सारा अपना ड्राइंग जला रही होती है, क्योंकि जब उसकी मॉम को देखने का कोई तरीका ही नहीं है तो वो फालतू का क्यों उम्मीद पाले। अब कुछ दिन क्लॉड राजपाट के कामों में बिजी होने की वजह से ब्रेकफास्ट पे नहीं आता है, और ऐसा ही 2-4 दिन तक चलता है। एथी उदास रहने लगती है और एक दिन उसे लिली और फेलिक्स की बातें सुनाई देती हैं। मुझे लगता है एथी अपनी मॉम को देखना चाहती है।
फेलिक्स कहता है, उनकी सारी चीजें तो जला दी गई हैं, लेकिन एक तरीका है। महाराज क्लॉड अगर चाहें तो अपनी मैजिक से वो एथी के साथ मेमोरीज शेयर कर सकते हैं। मैं उनसे इस बारे में बात करता हूँ। तभी एथी निकल कहती है, कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे और नफरत करे। फेलिक्स कहता है, ये आप क्या कह रही हैं? एथी कहती है, हाँ मुझे पता है, वो मुझसे और मेरी मॉम से नफरत करते हैं। फेलिक्स कहता है, ऐसा नहीं है, वो आपसे और क्वीन डियाना से बहुत प्यार करते हैं, ये बस तुम मुझे बहलाने के लिए कह रहे हो। तो फेलिक्स उसे उठा के बाहर ले आता है और पूछता है, तो बताइए आपको यहाँ कोई गार्ड क्यों नहीं दिख रहा? एथी कहती है, क्योंकि पापा सारे काम खुद करना चाहते होंगे। फेलिक्स कहता है, अरे नहीं। वो तुरंत से अपनी तलवार से उस शील्ड को दिखाता है और बताता है कि कोई भी महाराज क्लॉड के परमिशन के बगैर आ जा नहीं सकता। तो फिर बताइए कि आप उस दिन कैसे घुस आई थी? इसका मतलब ये है कि वो आपको पूरी आजादी देते हैं, तो वो फिर आपसे नफरत कैसे कर सकते हैं? इधर क्लॉड एथी की जलाई हुई ड्राइंग्स को फिर से ठीक कर रहा था। तभी एथिया कहती है, आप कुछ दिनों से मुझसे मिल नहीं रहे। दरअसल मैं अपनी मॉम को देखना चाहती हूँ। अगर आप बिजी हैं तो एथी जा रही है। क्लॉड उसे पकड़ कहता है, कहाँ चली? इधर बैठो और मेरे लिए उस दिन वाली लोरी गाओ। एथी हैरान होती है, तो उस दिन ये जगे हुए थे, मैं दरअसल भूल गई। क्लॉड कहता है, महाराज का बात ना मानने का सजा तुम्हें पता है? एथी फिर लोरी गाना शुरू करती है और तुरंत से क्लॉड अपनी मैजिक से उसे सुला देता है। फिर उसके साथ एक मेमोरी शेयर करता है जहां वो क्लियरली अपनी मामा को देखती है और उसके सामने उसके पापा भी थे। वो अपनी मामा को खुश देख समझ जाती है कि वो उनसे नफरत तो नहीं करते थे, बात कुछ और ही है। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर हाइप नोटिफिकेशन घंटी। तब तक मैं चला हाथ धोने विद साबुन ऑफ बंटी। कुछ भी